जय हिंद प्रिय विद्यार्थी। जो आज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं वो सेकेंड पीयूसी में महत्वपूर्ण एक पाठ है जिसका नाम प्रतिशोध है और उसको लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर राजकुमार वर्मा। अगर हम इस पाठ की बात करें तो इस पाठ से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस पाठ के अंदर जो महत्वपूर्ण पात्र हैं वहाँ पे एक पिता, एक पुत्र और एक माता का है। यहाँ पिता के रूप में श्रीधर हैं, माता के रूप में सुशीला हैं, पुत्र के रूप में यहाँ पे भारवी हैं। ये जो तीन महत्वपूर्ण पात्र हैं, इस तीन महत्वपूर्ण पात्र के आसपास ही ये पूरी कहानी जो है लिखी गई है डॉक्टर राजकुमार वर्मा लेखक द्वारा। प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण मैं यहाँ पे प्रश्न लेकर आया हूँ और उसके उत्तर भी यहाँ पे मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो चलिए एक पहला प्रश्न है उसको देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारवी से संबंधित माता पिता के बीच होने वाले प्रारंभिक संवाद का सार लिखिए। भारवी जब घर को नहीं आता, 2 दिनों से भारवी घर नहीं आए थे, तो उस वक्त जो उनके माता पिता हैं आपस में किस तरह से बात करते हैं, हमें उसका उत्तर लिखना है। तो चलिए उसका उत्तर देखते हैं। भारवी के पिता श्लोक को पढ़ रहे हैं और पत्नी सुशीला से उन्हें सुनने के बारे में कह रहे हैं। तब सुशीला कहती है कि वह सुन रही है पर उसे भारवी की याद आ रही है। भारवी जो हैं 2 दिनों से घर नहीं आते। उस समय जो उनके पिता हैं श्रीधर, वो अपनी पत्नी अर्थात सुशीला जो माँ है भारवी की, उसके मन को शांत करने के लिए वो उपनिषद और शास्त्र को पढ़ रहे हैं और उसे समझाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वक्त जो सुशीला है वो कह रही है कि हाँ, मैं सुन रही हूँ। तो श्रीधर के अनुसार भारवी आ जाएंगे पर उसके लिए उपनिषद नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर जो श्रीधर हैं वो कह रहे हैं कि जो भारवी हैं वो आ जाएंगे। भारवी एक कवि हैं और कवि जो है हमेशा समय पर शासन करता है। तो इस तरह के यहाँ पे विचार व्यक्त कर रहे हैं कौन? पिता, भारवी के जो पिता हैं श्रीधर, वो कह रहे हैं। और अगर हम हमेशा देखें एक मार्क्स के प्रश्न में, तो एक प्रश्न हमेशा पूछता है कवि किस पर शासन करता है। प्रिय विद्यार्थी, तो आप वहाँ पे लिखें कवि समय पर शासन करता है। और आगे वो कह रहे हैं कि सारे संसार को अपने में देखता है और अपने को सारे संसार में। सुशीला पुत्र की व्यथा में व्याकुल हो रही है। और आगे यहाँ पे जो श्रीधर हैं अपनी पत्नी सुशीला को समझा रहे हैं कि भारवी एक कवि हैं और कवि हमेशा समय पर शासन करता है। सुशीला को समझा रहे हैं कि आपकी जो व्यथा है, जो आपका जो दर्द है, वो व्यर्थ है, आप ना करें, वो ज़रूर घर वापस लौट कर आएगा। इस तरह से इसका अर्थ है। श्रीधर अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं। अब भारवी बड़ा विद्वान हो गया है, लेकिन यह बात पूर्वाग्रह के लिए सुशीला तैयार नहीं है। श्रीधर जो है अपनी पत्नी सुशीला को कह रहे हैं कि जो भारवी हैं अब वो बड़े हो चुके हैं और वो विद्वान हैं, एक महान पंडित हैं, महान कवि हैं, लेकिन जो माँ का जो मन है अर्थात सुशीला का मन, वो मानने को तैयार नहीं है। भारवी अभी भी उसके पुत्र ही हैं। ममता ने शिकायत की है कि वहाँ शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण बेटे की कमी महसूस नहीं करती, लेकिन माँ 2 दिन से घर न आने वाले बेटे के बारे में शिकायत करती है। यहाँ पे जो माता है अर्थात जो सुशीला है, वो अपने पुत्र के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है और वो कह रही है कि मेरा बेटा घर 2 दिन से नहीं आया। तो इस तरह से यहाँ पे इसका जो इस प्रश्न का जो उत्तर है, एक पति और एक पत्नी के बीच अपने जो 2 दिन के बेटे जो घर नहीं आए थे उसको लेकर आपस में ये बातें कर रहे थे और अपनी चिंता को यहाँ पे दिखा रहे थे। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। चलिए और एक प्रश्न है, थोड़ा उसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। महाकवि भारवी का चित्रण कीजिए। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न के अंदर अगर हम देखें जो भारवी है, इस पाठ का महत्वपूर्ण ये पात्र है
यहाँ पे भारवी का जो चरित्र है अर्थात जो कैरेक्टर है अब हमें उसे लिखना है। तो इसका उत्तर भी चलिए हम देखते हैं। भारवी संस्कृत के महाकवि हैं। भारवी शास्त्रार्थ में पंडितों को पराजित कर रहे थे। भारवी एक महान संस्कृत के महाकवि हैं, महान पंडित हैं, ज्ञानी हैं। और जब शास्त्रार्थ होता है अर्थात प्रिय विद्यार्थी, भारवी अन्य पंडितों के साथ शास्त्र अर्थात जो उपनिषद हैं, जो ग्रंथ हैं, उनके उनके ऊपर दूसरे पंडितों के साथ जब शास्त्रार्थ करते हैं और अपने ज्ञान से एक एक जो पंडित हैं उन्हें हराने लगते हैं, तो उनमें अहंकार बढ़ता जाता है। अपनी विद्वता पर घमंड हो रहा था, यह कहकर वो ख़त्म करने के लिए पिता ने भारवी को डांटते हैं। जब वो एक एक कर कर जब जो वहाँ पे उपस्थित पंडितों को हरा रहे थे, तो उनके जो पिता हैं वो वहीं पे उपस्थित थे। वो देखते हैं कि उनके बेटे में जो अहंकार है वो बढ़ रहा है। तो वो क्या कहते हैं, यह अहंकार को ख़त्म करने के लिए पिता ने भारवी को डांटते हैं अर्थात भारवी को वो डांट लगाते हैं कि तुम्हारे अंदर एक अहंकार बढ़ रहा है। भारवी उनसे बदला लेना चाहता है। जब भारवी के पिता का उनके प्रति मंगल कामना का पता चलता है, जब भारवी के जो पिता हैं उस शास्त्रार्थ में जो दूसरे पंडित थे उन पंडितों के सामने ही जब उन्हें डांटते हैं, तो भारवी को ये अच्छा नहीं लगता। तो भारवी अपने पिता को अपना शत्रु समझने लगता है और वो ये सोचता है कि मेरे पिता के कारण मेरी ये बेइज्जती हुई है, अपमान हुआ है, तो ये मेरे शत्रु हैं और वो उनसे बदला लेने की योजना बनाता है। अंत में जब पता चलता है कि भारवी के जो पिता हैं वो उनका हित चाहते हैं, तो वो अपनी गलती को स्वीकार करता है। अपनी गलती पर पछताते हुए पिता से दंड मांगते हैं। वे पिता द्वारा दिए गए दंड को सहज स्वीकारते हैं। भारवी को जब अपनी गलती का एहसास होता है कि उनके जो पिता हैं वो बिल्कुल सही थे और भारवी गलत, तो भारवी अपने पिता से क्षमा याचना मांगते हैं और पिता से कहते हैं कि आप मुझे शास्त्र के अनुसार दंड दीजिए। तो यहाँ पे जो भारवी है, भारवी के जो पिता हैं उन्हें बार बार समझाते हैं कि आप जो अर्थात भारवी को जो पश्चाताप हो रहा है वही उसका दंड है। लेकिन जो भारवी है बार बार अपने पिता से दंड की अर्थात वो उनसे सज़ा मांगता है, लेकिन जो भारवी के पिता हैं उन्हें बार बार समझाते हैं कि पश्चाताप ही एक दंड है, लेकिन भारवी नहीं मानता। तो यहाँ पे भारवी के कहने पर उनके पिता उन्हें दंड देते हैं और 6 माह तक एक ऐसी जगह पर जाकर रहें जहाँ पे लोग आकर रहें और जो वो भोजन खाते हैं और झूठे भोजन पर वहाँ पर 6 माह तक अपने जीवन को व्यतीत करें। तो इस तरह से जो पिता हैं वो भारवी को दंड